हिंदी मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्नाइपर द व्हाइट रेवन नामक एक युद्ध साहसिक फिल्म का आनंद लेंगे। फिल्म की शुरुआत एक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और पारिस्थितिक विज्ञानी माइकोला वोरोनिको से होती है, जो गर्भवती पत्नी नस्तासिया को अलविदा कहता है। जब वह साइकिल पर काम के लिए घर से निकलता है, वे यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में 2 हेक्टेयर भूमि में एक बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र में रहते हैं। उन्हें इस क्षेत्र का पहला इको सेटलर माना जाता है। माइकोला अपनी बाइक पार्क करता है और उस स्कूल में जाता है जिसमें वह पढ़ा रहा होता है। अंदर वह इस खबर को देख सकता है कि विशेष सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में 100 प्रदर्शनकारियों को मार डाला। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके राष्ट्रपति रूस भाग गए हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन पर आक्रमण के कगार पर है। भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय माइकोला अपने ज्ञान को साझा करने और अपने छात्रों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करता है। इवान नाम का छात्र ने सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। इसके बजाय वह शिक्षक का कोई भी मौका मिलने पर विरोध करता है। जब कक्षा समाप्त होती है, इवान शिक्षक के पास जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वह वहां एक अजनबी है। एक दिन काम पर जाते समय माइकोला अपनी जमीन के पास हथियारबंद लोगों से मिलता है। वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और काम के लिए रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। हमेशा की तरह वह अपनी बाइक पार्क करता है और स्कूल के अंदर जाता है। वह हैरान है कि वह जगह खाली है और वह वहां अकेला शिक्षक है। वह इस खबर से देखता है कि रूसी सेना के पड़ोसी क्षेत्रों पर आक्रमण जारी रहने से हर तरफ अराजकता हो रही है। वह तुरंत अपनी बाइक पकड़ता है और घर वापस चला जाता है, जहां उसकी पत्नी अकेली होती है। वो हथियारबंद आदमियों के बारे में सोचकर, जिन्हें उसने पहले देखा था, परेशान होता है। और ये गलत भी नहीं होता। दूर से ही वह अपनी पत्नी सैनिकों को पीटते हुए देख सकता है। वह मदद के लिए जाता है, लेकिन बंदूक के पीछे से मारा जाता है। वह भीख मांगता है कि वे उसे चोट न पहुंचाएं, क्योंकि वह गर्भवती है, लेकिन वे सुनने से इनकार करते हैं। एक रूसी सैनिक उनके घर के अंदर जाता है और उसे जला देता है। जब दोनों रूसी जाने वाले होते हैं, तो नस्तासिया जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक पत्थर पकड़ उठा लेती है। फिर उसे मार दिया जाता है और माइकोला के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद 2 यूक्रेनी मिलिशिया के सदस्य माइकोला को कब्र खोदने में मदद करते हैं। जब वह उनके जले हुए घर को लौटता है, वह अपनी पत्नी के लिए बनाए गए लकड़ी के क्रॉस को पाता है। माइकोला अपनी पत्नी को टूटे हुए दिल से दहनाता है और फिर यूक्रेनियन के साथ जाने का फैसला करता है। उसे पता नहीं होता कि वह आगे क्या करेगा और वह जाकर यूक्रेनी मिलिशिया में शामिल हो जाता है, पर उसका लीडर उस पर विश्वास नहीं करता, यह सोचकर कि वह एक जासूस हो सकता है। पर वह उनके साथ शामिल होने और रूसियों को उनके देश से बाहर निकालने का इरादा व्यक्त करता है। फिर उसे उनके साथ प्रशिक्षण लेने का मौका दिया जाता है, लेकिन शांतिवादी होने के नाते उसे बंदूकों के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है और वो प्रशिक्षण के साथ कठिन समय बिता रहा होता है। एक महिला उसे दिखाती है कि बंदूक को कैसे अलग करना और इकट्ठा करना है, पर वह सीखने के लिए दृढ़ होता है। एक रात कुछ शारीरिक कंडीशनिंग करते हुए माइकोला ने अपने अधिकारी को बताता है कि वह अब एक शांतिवादी नहीं है, वह रेवेन कोडनेम पसंद करता है। तब उसे याद दिलाया जाता है कि कोडनेम अर्जित किए जाते हैं। प्रशिक्षण उसके लिए नया और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वह खुद को बदला लेने के लिए सभी ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षुओं को बताया जाता है कि मोर्चे पर उनके पास पर्याप्त स्नाइपर्स नहीं है। यह पूछे जाने पर कि कौन स्वेच्छा से प्रशिक्षित होना चाहता है, बहुत कम लोग रुचि दिखाते हैं। माइकोला खड़ा होता है और चुनौती के लिए कदम बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है। अधिकारी उसे बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वह समय पर बंदूक को अलग और इकट्ठा भी नहीं कर सकता है। माइकोला बोलता है कि उसे यह साबित करने का मौका दिया जाए तो वह इसे 20 सेकंड में पूरा कर सकता है। एक AK-47 अधिकारी द्वारा मेज पर रखी जाती है। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए माइकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और बंदूक को अलग करना शुरू कर देता है। वह फिर भागों को वापस इकट्ठा भी कर लेता है। वो ये सिर्फ 18 सेकेंड में कर लेता है और इस बार उसे हंसी की जगह वाहवाही मिलती है। माइकोला को अब स्नाइपर के रूप में प्रशिक्षित होने की बात को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान माइकोला को बाकी लोगों से अलग बंदूक प्राप्त करने पर आश्चर्य होता है। वह जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि समान हथियार न मिलना अनुचित है। वह SVD-63 निशानेबाज राइफल प्राप्त करने की मांग करता है, जो अन्य प्रशिक्षुओं को मिली होती है।
पर यह प्रभारी कर्मियों को अच्छा नहीं लगता। अब मायकोला के पास जो कुछ है उसे अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। प्रशिक्षण एक हिस्से में प्रशिक्षुओं को किसी भी परिस्थिति में अदृश्य रहने के लिए कहा जाता है। प्रशिक्षण के लिए उनसे कुछ इंच की दूरी पर गोली चलाई जाती है। यदि वे प्रतिक्रिया करते हैं तो वे असफल हो जाएंगे। अधिकांश प्रशिक्षु परीक्षा में फेल हो जाते हैं। मायकोला शोर और इस प्रशिक्षण में शामिल जोखिम के बावजूद नहीं हिलता। फिर उनके लक्ष्य को उनकी आंखों से ब्लॉक करके उनको फायर करने को कहा जाता है। मायकोला का निशाना चूक जाता है। वह जानता है कि उसके पास सबसे अच्छा हथियार नहीं है, तो भी मायकोला इसका इस्तेमाल एक बहाने के रूप में नहीं करता है। जब प्रशिक्षण गणना पर केंद्रित होता है तो मायकोला लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रभावित करता है। वह अपने साथी प्रशिक्षुओं से पहले उत्तर की गणना करने में सक्षम होता है। यहाँ उसका गणितज्ञ होना काम आता है। मायकोला स्निपर के प्रशिक्षण को पास करता है। एक दिन मायकोला को लेफ्टिनेंट कर्नल उसका सामान पैक करने के लिए कहता है। वह उस टीम का हिस्सा है जिसे रूसियों द्वारा कब्जा किए गए चेक पॉइंट पर भेजा जाना है। टीम तुरंत अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेती है। प्रत्येक स्निपर का अपना लक्ष्य होता है। जब वे अपनी योजना को अंजाम देने वाले होते हैं तो एक कार चौकी की ओर आती है। लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें गोली मारने से रोकते हैं। कार में सवार जोड़े को कार से बाहर आने और अपना पासपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद उन्हें जाने दिया जाता है, लेकिन लड़के का पासपोर्ट रख लिया जाता है। वह आदमी अपना पासपोर्ट वापस चाह रहा होता है, लेकिन जिस रूसी सैनिक ने इसे लिया था वो उसे वापस देने से इनकार कर देता है। इससे हंगामा होता है। तभी लड़की को थप्पड़ मारा जाता है और लड़के को बंदूक से गोली मार दी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें गोली मारने का इशारा करते हैं, तब सभी रूसी मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ने टीम को उनके पहले सफल मिशन पर बधाई देता है। जब वे अपने कमांड पोस्ट पर वापस लौटते हैं तो मायकोला अपने दोस्तों और साथी प्रशिक्षुओं की तलाश करता है। उसे बताया जाता है कि वे एक अलग मिशन पर हैं। बाद में उसे पता चलता है कि उनमें से एक को एक स्नाइपर ने बेरहमी से मार दिया होता है। एक दिन टीम को फिर से एक मिशन पर भेजा जाता है। वहां विस्फोटक स्थापित किए जाते हैं और ट्रिगर को एक पत्ती से छुपाया जाता है। जब रूसी करीब आ रहे होते हैं तो मायकोला अपने पूर्व छात्र इवान को देखकर हैरान होता है। ये वही छात्र होता है जो हमेशा उसका विरोध करता था। फिर इवान सहित सभी रूसी विस्फोटकों में विस्फोट होने पर मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मायकोला से कहता है कि वह बुरा न महसूस न करे, क्योंकि इवान ने अपना निर्णय खुद लिया था। आराम करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अपने परिवार की एक तस्वीर देख रहा होता है। मायकोला पूछता है कि क्या वह इसे देख सकता है। वो अधिकारी उसे बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं। वो उसकी नौकरी के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी नौकरी को गुप्त रखने के लिए एक समझौता किया होता है और उन्हें बस ये पता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल उस क्रॉस देखता है जिसे वह ले जा रहा होता है। वह पूछता है कि क्या यह एक ताबीज है। मायकोला उसे बताता है कि यह उसके लिए परिवार का प्रतीक है। स्निपर्स स्थिति में होने पर यूक्रेनी सेना सीमा से खाइयों को सुरक्षित करते हैं। इस बीच रूसी सेना के गुजरने में बस कुछ ही समय होता है। रूसी इस क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मायकोला को वो आदमी को दिखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। वह लेफ्टिनेंट कर्नल से गोली चलाने की अनुमति मांगता है। उसे रुकने के लिए कहा जाता है। मायकोला फिर से अनुमति मांगता है क्योंकि उसके पास एक क्लियर शॉट है, पर उसका अनुरोध ठुकरा दिया जाता है। लेकिन मायकोला इस अवसर को चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता है और वह ट्रिगर दबा देता है और रूसी को गर्दन में मारता है। वो रूसी मारा जाता है। उसकी जानकारी के बिना उसके आदेश की अनदेखी से अधिकारी निराश होता है। तभी सेरी नाम का एक रूसी स्नाइपर उनके स्थान पता लगा लेता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीरी को देख लेता है। वह मायकोला को बताता है कि स्नाइपर का स्थान कहाँ है, लेकिन रूसी बहुत तेज होता है। बताने के पहले ही अधिकारी की हत्या कर देता है। मायकोला जान जाता है कि उनके स्थान का पता रूसियों को लग गया है। वह अधिकारी के शव को अपनी पीठ पर रखता है और वह रूसियों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करता है। वह एक जगह ढूंढता है और उसे सुरक्षा के लिए उसे ढक देता है और वो बच जाता है। लेकिन अधिकारी उतना भाग्यशाली नहीं होता है। वह हमेशा विश्वास करने वाले अधिकारी की मृत्यु के लिए खुद को दोषी महसूस करता है। हमेशा उसमें मानते थे और जिसने उसे सेवा करने का मौका दिया था, उनके न कहने के बावजूद वह मारने के लिए गया और वो मारे गए। वो कहता है उसकी मौत का बदला लेने का एकमात्र तरीका उस स्निपर का पता लगाना है जिसने उसे मारा होता है। मायकोला अकेले उस मिशन पर जाता है। वह 2 स्नाइपर्स को देखता है और उनके हाथ में आए बिना उन्हें खत्म कर देता है। आराम करते समय मायकोला को ब्रिगेडियर जनरल का फोन आता है
और उसे उस रूसी स्निपर बारे में सूचित करता है, लेकिन वह अभी के लिए उसे कुछ नहीं बता सकता। वो मिलने के बाद वह मायकोला को सब बताना चाहता है। मायकोला अपना गियर पैक करता है और रूसी स्निपर के बारे में अधिक जानने के लिए उस स्थान की ओर जाता है जहां ब्रिगेडियर जनरल अपने आदमियों को सूचित करता है कि रूसी स्निपर क्या करने में सक्षम है। वह पहले ही उनके 5 स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर को खत्म कर चुका है। वह एक ऐसी ताकत है जिसे गिना जाना चाहिए। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उसकी पसंदीदा जगह कहाँ है, जो उसके द्वारा की गई हत्याओं से पता चलती है, और वह जगह नहीं बदलता है। एक यूक्रेनी सैनिक जगह को बम से उड़ाने सुझाव देता है, लेकिन अधिकारी इसका विरोध करता है। मायकोला कारण बताता है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वह उस क्षेत्र से है। मायकोला बताता है कि उस स्थान पर क्लोरीन का भंडारण होता है जहां स्निपर छिपा होता है, और उसे मारने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने से पर्यावरण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। फिर सभी स्नाइपर को उनके असाइनमेंट दिए जाते हैं। अधिकारी यह स्पष्ट करता है कि एक बार द्वितीयक लक्ष्य समाप्त हो जाने के बाद वो मायकोला से चाहता है कि वो इमारत पर चढ़े और रूसी स्नाइपर मार डाले। इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। सभी स्नाइपर हमला करने की स्थिति में होते हैं। मायकोला पुष्टि करता है कि वह लक्ष्य क्षेत्र की ओर रेंगने के बाद अब स्थिति में है। वह 2 रूसियों के पीछे छिपता है और उन दोनों को मार डालता है। दोनों में से एक वही शख्स था जो उसके घर गया था। अन्य स्नाइपर्स अपने विषयों को लॉक कर देते हैं और गो सिग्नल की प्रतीक्षा करते हैं। फिर वे उन पर शूट करने के लिए उल्टी गिनती करने के बाद एक ही समय पर अपने लक्ष्यों को मिटा देते हैं। सीरी ने नोटिस करता है कि उसके लुकआउट अब वापस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए वह अपनी जगह छोड़ देता है। एक अन्य रूसी स्नाइपर भी जांच के लिए अपना पद छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके संचार के साथ कोई समस्या है, पर वे नहीं जानते थे कि मायकोला उनके करीब आ रहा होता है और वो बस उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा होता है और दोनों को गोली मार देता है। सीरी बाहर एक स्नाइपर की जांच करता है। स्निपर अभी भी स्थिति में प्रतीत होता है, पर वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि स्नाइपर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह बैकअप के लिए कहता है। उसके आने के लिए 10 मिनट तक इंतजार करने को कहा जाता है। सेरी अपनी स्थिति में वापस चला जाता है और अपनी नज़र वापस अपने दायरे पर लगाता है। वह अपने पास एक लकड़ी के क्रॉस को देखता है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, मायकोला उसकी पीठ पर कूद जाता है और उसकी गर्दन पर वार कर मार देता है। दूसरा स्निपर भी अपने पद पर वापस चला जाता है तो वहां एक ग्रेनेड विस्फोट किया जाता है और वह भी मारा जाता है। फिल्म उस बैकअप के साथ समाप्त होती है जिसका सीरी अनुमान लगा रहा था। अब एक रूसी अधिकारी ने सीरी को रेडियो पर कॉल करता है। मायकोला कॉल का जवाब देता है और उससे कहता है कि उन्होंने क्रीमिया के साथ जो किया वो उसका जवाब देंगे। वो एक दूसरा क्षेत्र होता है जिस पर रूसियों ने आक्रमण किया था। मायकोला फिर उसे मार देता है। रूसी सैनिक ट्रकों से बाहर आते हैं, लेकिन उनका यूक्रेन के स्नाइपर्स से कोई मुकाबला नहीं होता है, जो उन सभी को खत्म करने के लिए अच्छी तरह से तैनात होते हैं। जब धुआं साफ हो जाता है तो मायकोला अपने स्थान पर वापस चला जाता है और बाद में वो अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, जबकि उसकी मौत का बदला लेने का उसका मिशन पूरा हो गया होता है, पर काम अभी तक पूरा नहीं हुआ होता है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें।